मेरे देश के वीर जवानों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अपने 12th क्लास स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक क्लास अपनी हो गई थी। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास आपने देखी होगी, उसके अंदर आवेश और आवेश के मात्रक और आवेश, अपन किसी भी आवेश की अगर बात करें तो उसके कुछ गुण धर्म अपन लोगों ने पढ़े थे। आज की जो क्लास है उसमें नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी यूनिट कौन सी थी। तो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ये अपना चैप्टर था जिसमें आवेश की अपन बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इजी सा है, छोटा सा टॉपिक है। देखें कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो अपन यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। वैसे अपन इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। कोई भी आपके पास में निकाय है, कोई आप कह सकते हो पदार्थ है, तो उस पदार्थ के अंदर, पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणुओं से। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? परमाणु के अंदर एक होता है नाभिक। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। देखते हैं किस प्रकार से। आपके पास में परमाणु की मैं बना रहा हूं संरचना। यह आपके पास एक परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु में इसके केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर होता है नाभिक, जिस पर अपन कह सकते हैं कि इस परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। जिसमें कौन पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इसके चारों ओर ऐसे कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे कितना आवेश होगा? इस पर आवेश होता है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन आपके पास में कण होता है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो रिजल्टेंट जो चार्ज, परिणामी जो आवेश बचा नाभिक पर है, वो कैसा बचा? धनावेश बचा। अब इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। और इसका मान परिमाण में वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रकृति की बात करें तो इस पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। यहां पे ध्यान रखने बात यह है कि जो आपके पास परमाणु होता है, परमाणु में जितने धनावेश होते हैं साम्य अवस्था में, उतने ही ऋणावेश होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज भी होगा। इट मीन्स जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो आपने एक गुणधर्म पढ़ा था आवेशों की योज्यता। तो इस पर जो परिणामी आवेश है इस परमाणु के ऊपर, वो कितना होगा? 0। तो साम्य अवस्था में जो परमाणु हो कैसा होगा? वो होगा उदासीन, क्योंकि जितने आपके पास प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास में था विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। ज्यादा कुछ इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है या फिर कह सकते हो आवेश अगर स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही, उसके साथ साथ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित आवेश है अर्थात कह सकते हो कि अनियत वेग से गतिशील आवेश है तो क्या करेगा, वो करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास में हो गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का कुछ न कुछ द्रव्यमान है। तो अब यहां पे कोई भी अगर कोई निकाय आवेशित होता है तो या तो वह धनावेशित होगा या ऋणावेशित। धनावेशित कब होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब आपके पास में कोई भी निकाय है, ठीक है, जैसे मेरे पास में ये कोई निकाय है, इस निकाय ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग। तो क्या मिलेगा आपको, जो निकाय है उस निकाय पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज निकाय हो जाएगा। क्लियर है। आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा। भाई इसके पीछे दो कारण हैं, मुख्य दो कारण हैं जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताएंगे आपको। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये निकाय है, इसको क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन मिला तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात बता रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन का ही यहां पे आदान प्रदान क्यों होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं होता। देखो इसके पीछे दो कारण हैं। अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी मैंने, आपके पास ये परमाणु है, ठीक है, इस परमाणु के अंदर ये आपके पास नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और यहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखो दो कारण है। फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई कोई चीज भारी है तो उसको ले जाने के लिए आपको उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन वो ग्रेटर देन किससे है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजीली आप जानते हो राउंड फिगर में मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन होगा किससे, 9.1 इंटू 10⁻31 kg से। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसको ले जाने के लिए आपको एनर्जी भी, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो फर्स्ट तो रीजन ये होगा। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड ये है कि देखो प्रोटॉन किसमें है, नाभिक में, और नाभिक के अंदर कौन से बल कार्य करते हैं, नाभिक में काम करते हैं नाभिकीय बल, जो कि प्रबल होता है। अपनी जो नेचर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे प्रबल जो बल है वो कौन सा बल है, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल जब यहां से आपको प्रोटॉन निकालना है तो उसके लिए नाभिकीय बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य या वो आपको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, देखिए ये नाभिक है तो इस पर कैसा चार्ज बताया था अभी अपने, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज बताया था, नेगेटिव। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल, विद्युत चुंबकीय बल, जिसकी तुलना में नाभिकीय बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ना आसान है, जो वीक है उसको तोड़ना आसान है, वीक है उसको तोड़ना आसान है। तो यहां पे कौन सा आप इजीली यहां से रिमूव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहां पर आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो बात समझ में आ गई आपको कि सेम चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, फिर भी इलेक्ट्रॉन का ही क्यों आदान प्रदान करते हैं अपन आवेशन में, इसीलिए करते हैं। तो दूसरा रीजन मैं लिख देता हूं कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन होता है कौन से फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, ग्रेटर देन है इसलिए इसको यहां पर प्रोटॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा।
तो ये कुछ फंडामेंटल बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आपका होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत दर्शी है ना, जिसको अपन स्वर्णपत्री विद्युत दर्शी भी कह सकते हैं। अब नाम के ऊपर देखते हैं क्या है ये विद्युत दर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी निकाय पर आवेश का पता लगाया जाता है कि भाई ये निकाय, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये चार्ज्ड है या नहीं है, उसका पता आप विद्युतदर्शी से लगा सकते हो। ये एक छोटा सा उपकरण है जिस मैं बना के दिखाता हूं आपको। इसमें कांच का जार होता है, ठीक है। इस प्रकार से कांच का एक जार होगा, ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर ये इसका मुंह है जिसपे कॉर्क लगा होता है, ठीक है। और इस कॉर्क में एक मेटलिक रोड, धातु की एक छड़ होती है, ये एक धातु की छड़ है, ठीक है। इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पत्तियां, पत्ती कह सकते हो, लीफ कह सकते हो। सोने की क्यों ली? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके पास में गोल्ड है, सोना है, उसको आप ऐसा धातु है जिसकी पतली से पतली आप परत बना सकते हो, या आप कह सकते हो उसकी सीट बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल पतली बनाएंगे तो ये इजीली यहां से ऐसे मतलब हिल सकती है, हल्की होगी। इसके जो ऊपरी जो सिरा है उसके ऊपर एक धात्विक चकती लगी होगी, ठीक है। ये एक आपके पास में धात्विक चकती लगी होती है। ऐसा कुछ एक आपके पास में उपकरण होता है जिसे अपन विद्युतदर्शी कहेंगे। अब देखिए वर्क कैसे करता है। जैसे कि मेरे पास में कोई रोड है, कोई भी मेरे पास में छड़ है, ये पता लगाना कि ये आवेशित है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज दैट यही मेरे पास में है, इसको मैं इसके पास लेकर जाऊंगा, ये जो आपके पास में धात्विक चकती है इसके, और इसके टच करवाऊंगा। जैसे ही मैं इसके टच करवाता हूं तो ये जो आपका कांच का जार है, इसमें आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे इन पत्तियों की मूवमेंट वो आप देखेंगे कि इनमें कुछ प्रतिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। अगर यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो उस स्थिति में यह जो छड़ है वो कैसी होगी, वो होगी उदासीन। कैसी छड़ होगी? उदासीन छड़ होगी। तो अपने को पता चल गया कि इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया, उस छड़ को किसी कपड़े से, रेशमी कपड़े से, अपने बालों से उसको रगड़ा। रगड़ने के बाद अब मैं उस छड़ को इस धात्विक चकती के पास लेकर जाता हूं। जब मैं उसको धात्विक चकती के पास लेकर जाता हूं तो देखें क्या होगा। जैसे मैंने इससे टच करवाया तो मैंने देखा कि ये जो दोनों आपके पास पत्तियां हैं ये खुल जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से खुल जाती है, मींस इनमें यहां पे कुछ इस प्रकार से स्पेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो इस पर मान लो कि अभी मैंने माना है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे ही मैंने इस चकती से इसको टच करवाया, ये चालक है तो इस चालक के ऊपर बिल्कुल सतह पे फैलेगा ही। सतह पे फैलेगा तो ये चार्ज इस चकती से होता हुआ इस छड़ के माध्यम से कहां पे पहुंचेगा? इन सोने की पत्तियों पे। और जैसे ही सोने की पत्तियों पे पहुंचा तो देखो दोनों पर बराबर मात्रा में आवेश आएगा, इस पर भी धनात्मक और इस पर भी धनात्मक। और अपन ने पढ़ा था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा तो ये मैंने अभी कहा था कि बिल्कुल हल्की होती है, इजीली मूव कर सकती हैं। तो जैसे इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा ये क्या हो जाएंगी? ये एक दूसरे से विस्थापित हो जाएंगी। तो अपने को पता चल गया कि इस वाली छड़ पर क्या है? आवेश है। लेकिन ये नहीं पता कि धनावेश है ऋणावेश, अभी आवेश है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई दूसरी छड़ लाया, कोई दूसरा मान लो ऐसा ही कोई दूसरी कांच की या प्लास्टिक की, उसको भी मैंने रब किया।
रगड़ा और रगड़ने के बाद में इस छड़ को यहां से हटाया और दूसरी वाली छड़ को मैंने इसके ऊपर स्पर्श करवाया। अब यहां पे दो स्थितियां हो सकती हैं, क्या कि ये जब मैंने इसको स्पर्श करवाया तो या तो ये दोनों पत्तियां और ज्यादा विस्थापित हो जाएंगी या फिर ये संकुचित हो जाएंगी। दो स्थितियां होंगी। किस किस स्थिति में दोनों स्थितियां होंगी आप देखें। अगर ये दोनों और ज्यादा विस्थापित हुई हैं, इसका मतलब उनपे समान जो पहले प्रकार की प्रकृति थी उसी प्रकार की प्रकृति का इस पर और आवेश बढ़ गया, प्रतिकर्षण बढ़ गया। तो और आवेश बढ़ गया इसका मतलब समान प्रकृति का बढ़ा है, तो दूसरी वाली जो आप छड़ लेकर आए हो उस पर वैसा ही आवेश है जैसा पहले वाली छड़ पे था। बात समझ में आई। और यदि ये संकुचित होती हैं तो उस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि यहां पर संकुचित होने का मतलब उनमें प्रतिकर्षण का मान घटा है। और प्रतिकर्षण का मान कब घटेगा? जब प्लस को माइनस से दोनों जुड़ेंगे और वहां पे कुछ आवेश का मान कम होगा। तो जब आप कह सकते हैं कि विस्थापन इनमें कम हुआ है, ठीक है, तो जो आप दूसरी प्रकार की छड़ लेकर आए थे उस पर आवेश की प्रकृति पहले वाले के विपरीत प्रकार की थी। तो ये एक प्रकार का आपके पास में क्या होता है, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप अपन कहते हैं। तो इसका अपन नामकरण कर देते हैं। यह आपके पास में है कांच का जार, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था ये, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसमें। यह है धातु की छड़, धातु की छड़, और यह है धात्विक शक्ति, ठीक है। और ये हैं सोने की पत्ती, गोल्ड लीफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये भी बता सकते हैं, ये अपन ने कॉर्क बनाया था, ठीक है, ये कॉर्क होता है। तो ये आपका विद्युतदर्शी है ना जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कि कोई भी आपके पास, जैसे इसको आपने आवेशित किया था रगड़ के, ऐसी और भी कोई विधियां हैं क्या जिससे आप किसी अनावेशित निकाय को आवेशित कर सकते हैं? बिल्कुल है। तो अभी नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जो अपन इजीली पढ़े हैं, काफी पढ़ा है अपन ने छोटी वाली क्लासों में भी, कि कोई भी आपके पास, जैसे अभी इनको पढ़ेंगे अपन, कोई भी निकाय है, वो निकाय कितने प्रकार का, वैसे तो देखो 3 प्रकार का होता है निकाय आवेशों के प्रवाह के आधार पर। एक होता है चालक, एक होता है अचालक, जिसे आप विद्युतरोधी भी कह सकते हो, हैं कुचालक भी, और एक होता है अर्धचालक। इस चैप्टर के बेस जो आपके ऊपर अर्धचालक नहीं है तो अपन केवल 2 पढ़ेंगे। तो अपने पास में जो चालक फर्स्ट वाला अपन पढ़ते हैं कि जो भी निकाय होते हैं वो कितने प्रकार के, तो मुख्यतः 2 प्रकार के, लेकिन एक अर्धचालक भी जिनको अपन इसी क्लास में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना होगा चालक, कंडक्टर। चालक क्या होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अपन ने कि अपने पास एक क्या है, परमाणु है। इस परमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक में कौन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर कक्षाएं होंगी जिनमें कौन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो नाभिक है, इस नाभिक पे कैसा आवेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य कौन सा बल लगता है, विद्युत बल लगता है। कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। तो विद्युत बल जो होता है वो दूरी के साथ परिवर्तित होता है। अभी अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम में, दूरी बढ़ने के साथ उसका मान कम होता जाता है, ठीक है। तो यहां से देखें, जो बाह्यतम कक्षक हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, तो बाह्यतम जो कक्षक हैं आपके पास में, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों
पर जो नाभिक के बल लगाता है उस बल का मान दुर्बल होता है, वीक फोर्स होता है। और कोई भी दुर्बल बल उसको तोड़ना क्या है, आसान। मतलब इसको थोड़ी सी एनर्जी अपन प्रोवाइड करवाकर देकर उस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल सकते हैं परमाणु से। ये यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। और जब यहां से बाहर निकलेगा तो वो जो अपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं चालकों में, धातुओं में। तो यहां पर अगर ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है उन्हें चालक कहते हैं। क्लियर है। और कारण क्या है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया कि इनको थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर आकर इस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगते हैं। क्लियर है। ये आपका हो गया चालक। एग्जाम्पल अगर आप देखें चालकों के, तो जितने भी आपके पास में धातु हैं, धातु जैसे कि आप कह दो सोना है, चांदी है, सबसे अच्छे तो आपके पास में सोना और चांदी। ठीक है, आप कह सकते हैं सर्वाधिक जो चालक होते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, आप सोना कह सकते हैं, इसमें चांदी ले सकते हैं। इनके अलावा और भी जो है जैसे कि तांबा है, ठीक है, लोहा है, ये सब किस में आएंगे, है ना। इसके अलावा और कोई भी आप साल्ट का विलयन ले सकते हो, लवणों का विलयन है, ठीक है, लवणों का विलयन है। ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, चालकों की श्रेणी में आते हैं। इसमें अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो एल्यूमिनियम ले सकते हो, और जो अम्ल आपके पास में क्षार है, अम्ल है, ये सब भी अपन लिख सकते हैं। तो अम्ल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहां से क्षार। और जो मानव शरीर या कोई जंतु का शरीर है, मानव या जंतु शरीर, वो भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और इसके अंदर एल्यूमिनियम भी आप लिख सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये किसके हैं, चालकों के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड वाला जो आपके पास है, जिसे आप कुचालक या विद्युत रोधी कह सकते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी। देखो नाम से भी पता चल रहा है अपने को कि कुचालक होगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो वे पदार्थ जिनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास में कुचालक और विद्युत रोधी। कारण क्या होगा, कारण होगा, देखो अभी अपन ने परमाणु की बात की तो इसके आंतरिक कक्षक जो हैं, ये वाला जैसे मैंने यहां पर बना रखा है, तो आंतरिक कक्षक जो हैं इन पर नाभिक जो है वो प्रबल विद्युत बल लगाता है, उसका मान प्रबल होगा। और प्रबल होगा तो उस कंडीशन में उसको तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। तो अपन इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाए, एनर्जी दें तो भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलता, अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करता। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश, बद्ध आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बद्ध, बाउंड इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती। तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध आवेश, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनमें क्या नहीं होता, धारा का चालन नहीं होता। अगर आप इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो अपने पास में काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कांच, ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक,
एबोनाइट, एबोनाइट, ठीक है, कांच हो गया, लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, मोम हो गया, ठीक है, मोम हो गया, रेशम हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आते हैं जो आप कुचालक और विद्युत रोधी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जैसे इधर आपने लवणों का विलय लिया था, इसमें आप शुद्ध जो जल जो है वो इसी के अंदर आता है। क्वेश्चन आता है कई बार शुद्ध जल, तो शुद्ध जल में धारा का प्रवाह है नहीं होता। तो ये आपके पास में दो प्रकार के चालक और कुचालक, क्लियर है। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी उदासीन निकाय को आवेशित कर सकते हैं, तो आवेशन की विधियां। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, आवेशन की विधियां। तीन विधियां अपन यहां पे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट जो मेथड आएगा वो है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। देखो नाम से भी आपको पता चल रहा है बेटा, घर्षण करवा के आप किसी भी अनावेशित निकाय को आवेशित कर सकते हैं। इसमें दो निकाय होंगे आपके पास, दोनों के दोनों अनावेशित होंगे। दोनों कैसे होंगे? अनावेशित। और उनको आपस में आप क्या करवाएंगे? घर्षण करवाएंगे, रब करवाएंगे। तो एक से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर स्थानांतरित होंगे। एक से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी दूसरे पर स्थानांतरित होंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो तो कैसा हो जाएगा? वो तो क्या इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं वो कैसा होगा? धनावेशित। और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। ध्यान रहे इस बात का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से तीन इलेक्ट्रॉन गए तो दूसरे पर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित होते हैं, जाते हैं। यहां पे ये कह सकते हो कि दोनों अनावेशित निकायों पर क्या होता है? समान परिमाण में और विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। कैसे? देखें, मेरे पास में दो निकाय थे। जैसे मेरे पास दो ये छड़ है, एक छड़ मेरे पास ये थी और दूसरी छड़ ये थी। क्लियर है? दोनों प्रारंभ में कैसी हैं? अनावेशित हैं। दोनों प्रारंभ में कैसी हैं? अनावेशित हैं। ठीक है, कोई इन पे चार्ज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोटॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिल्कुल इसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? अनावेशित कह दो या उदासीन कह दो। अब जैसे ही मैंने दोनों को आपस में क्या करवाया? घर्षण करवाया, रब किया, तो उस स्थिति में एक से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर क्या होंगे? स्थानांतरित। एक से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर क्या होंगे? स्थानांतरित। जैसे कि मान लो यहां से इस छड़ से दूसरी छड़ पर तीन इलेक्ट्रॉन गए। यहां से मान लो कि तीन इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। तीन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं और यहां से गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस पर कैसा आ गया? नेगेटिव। तो तीन इससे गए और तीन इस पर गए, तो परिमाण में तो समान हुआ। और देखो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो प्रकृति में कैसा? विपरीत। तो घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों जो निकाय हैं वो प्रारंभ में अनावेशित होते हैं और घर्षण के पश्चात दोनों आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश से क्या होंगे? आवेशित होंगे। तो अभी ये तो बन गया धनावेशित हो गया, और ये कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कौन सा पता चले किस पर पॉजिटिव होगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा? तो भाई इसके लिए एक श्रेणी दी गई थी। ठीक है, उस श्रेणी से अपन पता लगा सकते, जैसे एक आपने कांच लिया और एक प्लास्टिक लिया, तो उसमें कौन से पे पॉजिटिव और कौन से पे नेगेटिव आएगा वो अपन इस श्रेणी से पता
कर सकते हैं। तो वो मैं श्रेणी इधर बना रहा हूं, लिख रहा हूं। उस श्रेणी में जो फर्स्ट नंबर है उस पे क्या आता है, कांच। सेकंड नंबर पे आएगा फलाने, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास में आता है रेशम। फोर्थ पे आएगा ऊन। फिफ्थ पे आपके पास आता है धातु। 6 नंबर पे आपको मिलेगा कठोर रबड़। 7 नंबर पे आएगा मोम। 8 पे प्लास्टिक और 9 पे मिलेगा सल्फर। यह श्रेणी दी गई। तो बड़ा इजी है कि इस श्रेणी में से कोई भी दो पदार्थों को आप लेकर घर्षण करवाएंगे तो जो इसमें फर्स्ट आएगा, पहले पर आता है उस पर धनावेश और बाद में जो आता है उस पर ऋणावेश। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने एक कांच की छड़ ली, उसको किसी रेशम के कपड़े से उसको रगड़ा, तो कांच पर कैसा धनावेश, कांच पहले आ रहा है, और रेशम पर कैसा ऋणावेश। लेकिन इसी रेशम को मैंने प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा, रब किया, घर्षण करवाया, तो अब की बार उसी रेशम पे पहले धनावेश आया था, लेकिन अब रेशम और प्लास्टिक में रेशम पहले आ रहा है तो रेशम पर कैसा आ जाएगा धनावेश, और प्लास्टिक पे कैसा आ जाएगा ऋणावेश। तो पहली स्थिति में रेशम पर ऋणावेश था, दूसरे में धनावेश है। तो इस स्थिति के अनुसार इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है? तो बड़ी इजी श्रेणी है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है वो आपका है स्पर्श द्वारा। स्पर्श या इसी का दूसरा नाम है चालन। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें उनको आप क्या करवाओगे, उनको आप स्पर्श करवाओगे। कोई भी दो आपके पास में निकाय होंगे, लेकिन इस मेथड में, इस विधि में एक जो आपके पास में निकाय है वो होगा पहले से ही चार्ज्ड, आवेशित, और दूसरा जो निकाय होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, देखें प्रारंभिक स्थिति में मेरे पास में एक ये निकाय है, ठीक है, गोलीय निकाय ले रहा हूं जिसको मैंने एक कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है ये, और दूसरा निकाय ये है, इसको भी मैंने कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये है उदासीन और ये है आवेशित। वो आप कैसा भी ले सकते हो, धनावेशित या ऋणावेशित। मैंने इसको मान लिया कि ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये कैसा है, धनावेशित है। अब मैंने देखो इसके बाहर ही क्यों लगाया है ये सारा चार्ज, इसके भीतर क्यों नहीं लिखा। तो ये जब अपने चालक पढ़ा था तो उस समय आपको बताया था उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जिसको अपन नोट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, नोट लगा के मैं आपको बता रहा हूं। चालक और अचालक में ही था कि कोई भी आपके पास में चालक है, जैसे मेरे पास में ये क्या है, ये चालक है, इसको आप कहीं पर भी आवेश दें तो यह आवेश इसमें मुक्त रूप से विचरण कर सकता है, क्योंकि चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विचरण करेंगे। तो जो आपने आवेश दिया है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, वह उस स्थान पे ना रहकर वो उसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, और विचरण करेगा तो जब आपने धनावेश या ऋणावेश एक ही प्रकार का आवेश दिया है तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप वो दूर दूर जाना चाहेंगे। कहां तक जा सकते हैं, केवल इसकी सतह तक, क्योंकि सतह के बाहर क्या है, वायु, और वायु जो होती है वो आवेशों की कुचालक होती है, तो वो इसकी सतह पर फैल जाते हैं। आंतरिक भाग में आवेश का मान, Q का मान क्या रहता है, 0 रहता है। बात समझ में आई क्या?
नेक्स्ट से अगर H चालक की बात करते हो, ये मेरे पास में H चालक है, ठीक है। तो इस H चालक को आपने जहां पर भी आवेश दिया है वह आवेश उसी स्थान पर बना रहता है, उसके सतह पर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने इसको आवेश यहां पर दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो वो केवल इसके आंतरिक भाग में बना रहेगा, ठीक है। तो इसके आंतरिक भाग में आवेश का मान होता है। क्लियर है? तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे इसको अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। यहां पे जो मैंने उदासीन और एक धनावेश लिया है, सेकंड स्टेप में आप इन्हें क्या करेंगे, स्पर्श करवाएंगे। क्या कराएंगे? स्पर्श करवाएंगे। तो जो बी स्टेप है इसके अंदर मैं इनको क्या करता हूं, स्पर्श करवा देता हूं। ये मैंने स्पर्श करवा दिया। जैसे ही स्पर्श करेंगे तो देखो पहले जो धनावेशी था उसकी सतह पर आवेश था, सतह से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर वायु थी। लेकिन अब इसको यहां पे जैसे मैंने इसको टच करवाया है, कांटेक्ट में लाते ही क्या हो गया, ये इसका जो चार्ज है धनावेश वो इसके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों पर आपके पास में इनके एरिया के अनुपात में आवेश समान नहीं हो जाए, क्योंकि बिल्कुल इसके यहां पर खाली जगह मिली तो ये यहां पर आवेश कुछ यहां पर रह जाएगा और कुछ इसके ऊपर फैल जाता है, ठीक है। इस स्थिति में ये आपके पास में बी स्टेप होगी। अब इनको आप तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब इनको अपन सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो जो पहला उदासीन था उस पर भी आवेश आ जाएगा और जो धनावेशी था उस पर तो आवेश है ही। तो नेक्स्ट थर्ड अपन बना देते हैं ये कुचालक स्टैंड पे रखें। कुचालक स्टैंड पे इसलिए रखा जाता है कि जिससे कि इसका आवेश पृथ्वी में ना चला जाए, ठीक है। तो अब दोनों पर आवेश समान रूप से फैल जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप सी स्टेप जो अपन ने ली है उसमें दोनों कैसे हैं, दोनों आवेशित हैं। दोनों कैसे हैं? आवेशित हैं। तो जो घर्षण द्वारा स्पर्श द्वारा आवेशन है उसके अंदर प्रारंभ में दोनों निकाय, एक होगा उदासीन और एक होगा धनावेशित, दोनों को स्पर्श करवाने के पश्चात दोनों क्या हो जाएंगे, आवेशित। और इस विधि में जो अनावेशित या उदासीन निकाय था वो उसी प्रकार की प्रकृति से आवेशित होता है जिस प्रकार की प्रकृति का आपने निकाय लिया था। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपकी विधि है वो है, जो कि इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हो, थर्ड नंबर की, वह प्रेरण इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा आपके पास में, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसको अपन देखें कैसे। प्रेरण का मीन्स इंडक्शन, प्रेरित करना। इसमें आप संपर्क में नहीं लाएंगे, बिना संपर्क में लाकर किसी अनावेशित निकाय को आवेशित करेंगे। कैसे करेंगे देखें। तो मेरे पास में प्रारंभ में एक अनावेशित निकाय है, ये मेरे पास एक अनावेशित निकाय है, ठीक है। कैसा है ये? उदासीन है, उदासीन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक आवेशित छड़ होगी, कैसे भी हो सकती है, धनावेशित या ऋणावेशित, जैसे आप लेना चाहें। उस धनावेशित छड़ को मैं इसके पास लेकर आऊंगा, ना कि इससे स्पर्श करवाऊंगा, इसके पास लेकर आऊंगा, क्योंकि प्रेरण से आवेशन करना, ना कि आपको स्पर्श से करवाना है। तो नेक्स्ट मेरे पास में कोई धात्विक छड़ है, ये मेरे पास कोई धात्विक छड़ है। इस धात्विक छड़ को जैसे मैंने मान लिया कि कैसी है, धनावेशित है। इस धनावेशित छड़ को मैं इसके पास में लाया। जैसे मैं इसके देखो पास में लाऊंगा तो क्या होगा, अभी अपने पढ़ा था कि कोई भी उदासीन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है उसमें, पॉजिटिव है लेकिन उतना ही नेगेटिव है, समान परिमाण में है।
तो जैसे मैं इसको पास लेकर आऊंगा तो हमने पढ़ा था कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इस निकाय में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश उपस्थित हैं उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। देखेंगे आप किस प्रकार से बनती है। ये बी सिचुएशन, ये यहाँ पे आप इसके पास लेकर आ गई, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस वाले फलक पे जो इस छड़ की तरफ है उस वाले फलक पे इससे विपरीत प्रकृति का आवेश एकत्रित हो जाएगा। किसके प्रभाव से, प्रेरण प्रभाव से। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और जो इसके समान प्रकृति का था, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाना चाहेंगे, कहां तक जा सकते हैं, केवल सतह तक जा सकते हैं। तो वो कहां चले जाएंगे, इसके दूसरे या कह सकते हो विपरीत सतह पर, ठीक है, वो यहां पर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्थिति अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में अपन इसको क्या करते हैं, इसको ग्राउंड करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। जैसे आपने इसको भू संपर्कित किया तो ये जो धनावेश हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण। जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन मिल गए ये उनसे संयोजित होकर कैसे हो जाएंगे, उदासीन। कैसे हो जाएंगे, उदासीन। तो नेक्स्ट जो आपकी सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये यहां पे छड़ है और ये यहां नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसी स्थिति मिलेगी और आपने इसको ग्राउंड कर रखा है। अब क्या करेंगे आप, इसको ग्राउंड हटा देंगे, इसको भू संपर्कित नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक साइड में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये जो आपने धनावेशित छड़ ले रखी थी इसको यहां से हटा दें, रिमूव कर दें। रिमूव करते क्या होगा, ये जो आवेश है अभी इनके मध्य प्रतिकर्षण, पहले तो इसके प्रभाव के कारण इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, अभी यहां से चला गया। तो उस कंडीशन में यहां क्या हुआ, यहां इनके मध्य प्रतिकर्षण लगना प्रारंभ हो गया और प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप ये अधिकतम दूरी तक जाना चाहेंगे और कहां जाएंगे, इसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इस प्रकार से फैल जाता है। तो ये उदासीन था और अंततः आपको ये कैसा मिल जाता है, ऋणावेशित मिल जाता है। तो देखो प्रेरण से अपने इसको स्पर्श नहीं करवाया, बिना स्पर्श करवाए आपने उदासीन निकाय को आवेशित कर दिया है। क्लियर है। तो यहां पर एक प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो आपने धनावेशित छड़ ली थी तो जो उदासीन निकाय था वो कैसा हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी अनावेशित निकाय को क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। 3 प्रकार के मेथड आज अपन ने पढ़े हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।